नमस्कार समस्त देश के एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी। मैं झारखंड से एक एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट बोल रहा हूं और इस ऑडियो के थ्रू मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि सभी राज्य कम से कम जिनके जिनके भी, क्योंकि एनसीटी से सभी कोई बंधे हुए हैं, किन्हीं का भी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके यहाँ टीचर रिक्रूटमेंट के सब जगह 2 वर्षीय डीएलएड ही रहेगा। वही क्योंकि आज तक 2010 और 2011 के मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है वो टर्म, तो कोई उससे एडवर्स जा ही नहीं सकता, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। एनसीटी का रूल जो होता है वो स्टैट्यूटरी रूल्स होता है और उसको बाध्यकारी होता है, उसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता है, कोई भी राज्य। तो कोई ये न ख्वाब में रहे कि मेरे यहाँ समकक्ष वर्ड लिखा हुआ या ये वो, कोई नहीं कर सकता अपने खुद से जब तक एनसीटी पहले ना करे। उसके लोअर नहीं कर सकता है कोई भी, उस जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें से उसको सप्लांट कर सकता है कोई, समझे हैं? नहीं, उसको सप्लीमेंट कर सकता है कोई भी राज्य और भी कुछ और ऐड करके, लेकिन उसको सप्लांट नहीं कर सकता। ये चीज़ जयवीर सिंह जजमेंट में लिखा हुआ भी है, कोट भी किया गया है जजेस के द्वारा। मैं आता हूं कि इस ऑडियो के थ्रू मैं चाहता हूं कि हर एक राज्य अपने यहाँ हाई कोर्ट में एक रीट दायर करे। एक रीट दायर करने से मुश्किल से 10 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा। कोई भी एडवोकेट को पकड़िएगा, वो रीट दायर कर देगा और आपको बोलना है कि उससे आपको हमको हियरिंग नहीं करवाना है यहाँ, बस रीट दायर कीजिए आप और उस रीट को जो विश्वनाथ सर की टीम है उनके साथ में आप अटैच करवाइए। पूरा देश का एक नेशनल इशू बनवाइए। हर एक राज्य अपने यहाँ 15,000 रुपया जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जमा कीजिए और मैं जो अभी इस ऑडियो में बताऊंगा जो फैक्ट्स और कंटेंट्स, उसके बेस पर एक रीट दायर कीजिए और बस उस रीट को ट्रांसफ़र करवा के सुप्रीम कोर्ट ले आइए। यहाँ सबको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा राज्य जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में उतना ही मजबूत तरह से हमारा मैटर का ग्राउंड और मजबूती पकड़ेगा। हो सकता है इसमें सॉलिसिटर जनरल वगैरह सुप्रीम कोर्ट में हमारे तरफ से भी डिफेंड करते मिल जाएं यदि सारा राज्य का मैटर जाएगा तो। ठीक है, मैं आता हूं मुद्दे पर कि क्यों ये ऑडियो हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देखिए, जो मैटर पूरा डिसाइड हुआ उत्तराखंड के मैटर से वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जयवीर सिंह वाला केस में, उसमें हम लोग बस इसी में लैग किए कि हमारा जो डिप्लोमा करवाया गया उसमें लिख दिया गया था कि ये डिप्लोमा 18 मंथ का है। उसके रिकॉग्निशन ऑर्डर में या एमएचआरडी के बहुत सारे लेटर में सब जगह ऐसा लिखा गया है कि ये डिप्लोमा 18 मंथ का है। एक जगह रहता तो चलो उसको क्वैश भी कराया जा सकता, लेकिन ये मतलब हर जगह है, इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता इसमें। तो ये एक्सेप्ट करना होगा सबको कि हमारा डिप्लोमा 18 मंथ का ही है। ठीक है, अब ये 18 मंथ का भले ही है, लेकिन ये सारा फुलफ़िल करता है करिकुलम को, जो एक 2 वर्षीय ओडीएल डीएलएड का करिकुलम है और ये हमारे रिकॉग्निशन ऑर्डर के पैरा 3 में लिखा भी हुआ है। तो और ये एक्सपर्ट कमेटी का राय भी है कि हाँ ये मीट करता है ओडीएल डीएलएड को। और दूसरा बात, ओडीएल डीएलएड का जो करिकुलम है, ये हम लोग का खुशनसीब है कि ओडीएल डीएलएड का जो करिकुलम है वही रेगुलर डीएलएड का करिकुलम भी है। दोनों का दोनों सेम है। ये अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 9 को कोई भी पढ़ के देख भी सकता है। अब रही बात कि मैटर कहाँ फंसा, मैटर बस उतना से में ही फंसा क्योंकि हर जगह लिख दिया गया था कि ये डिप्लोमा 18 मंथ का है और एनसीटी का जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं टीचर रिक्रूटमेंट के लिए वो है 2010 और 2011 का नोटिफिकेशन, और उसमें हर जगह लिखा हुआ है कि आपको 2 वर्षीय डीएलएड चाहिए। तो वो 2 वर्षीय और 18 महीना, बस इसी में मैटर फंसा है। उसके अलावा कहीं लफड़ा नहीं है। तो इसको सॉल्यूशन है जो मेरे नज़र में, ये बहुत ही महीनों का ये मेहनत है, इसके बाद मैं ये सब कह पा रहा हूँ। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि इस ऑडियो को आप शेयर करें हर एक ग्रुप में, हर एक पूरा ऑल ओवर इंडिया में। देखिए क्या है कि एनसीटी को बहुत कोई लोग बोलते हैं कि आप ऑर्डर नहीं जारी करवा सकते हैं कोर्ट से, वो स्वतंत्र बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक पास्ट का वाकया एक शॉर्ट में बताता हूँ 2 मिनट में। जब कोर्ट के पास एक मैटर गया था एनसीटी को अमेंडेड करने के लिए, यही 2010 या 2011 के नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट के लिए, तो उस समय हाई कोर्ट में वो हार गए थे। यूपी का मैटर था। एक्चुअली ये मैटर राजस्थान और उत्तराखंड से भी गया था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देख भी सकते हैं वो उसका नंबर राजस्थान और उत्तराखंड का। पर मेनली ये एसएलपी फाइल हुआ था उत्तराखंड यूपी के द्वारा। उसमें यूपी हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया गया था 2015 के आसपास कि 2010 में जब पहली बार ये रूल्स रेगुलेशन बना था तो उसमें लिखा गया था बीए बीएससी और
विथ 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड। इसको 2011 में बीए बीएससी को ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड ऐसा कर दिया गया। लेकिन आप समझिए कि जो लोग बीएड करके बैठे थे 2010 से पहले, उन लोग के लिए ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं था बीएड करने के समय। उस समय था कि जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं भी मार्क्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो वो सब भी बीएड कर सकता है। तो वैसे लोग किए हुए थे बहुत कोई। अब उन लोग जब ये नोटिफिकेशन आया मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीचर अपॉइंटमेंट के लिए 2010-11 वाला, तो उन लोग का हक अधिकार का हनन हो रहा था। तो उन लोग गए हाई कोर्ट। उस समय अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर ये DY चंद्रचूड़ सर, वही थे उस समय डिवीज़न बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्हीं के सामने ये मैटर गया था। तो वहाँ पर हार गए थे ये लड़के लोग किसी कारण से, मतलब जो भी हो रहा हो फैक्ट्स में रखने में या ये वो। फिर इन लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर डिसाइडेड हुआ जब, तो वहाँ पर जीत गए और NCTE को ऑर्डर जारी किया गया कोर्ट के द्वारा कि आपको 1 महीना के अंदर एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी करना है और विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन कि कौन सा केस था, क्या नंबर था, कौन सा मैटर पर। एक नीचे सेल्फ एक्सप्लेनेशन के साथ में एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा NCTE को 2019 में, और अलाउ करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़के लोग के फेवर में, तो जो अपना हक अधिकार जहाँ जिसका हनन हो रहा है उसको आपको कोर्ट के थ्रू से ही लेना पड़ेगा। ये नहीं, NCTE कोई बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, वो भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान और कोर्ट ये सब रक्षा करने के लिए ही है संविधान का और सबका अधिकार का। हमारा हक अधिकार का हनन हुआ, ये हम सभी बेहतर जानते हैं कि हमें सारा चीज़ें 2 वर्ष का करिकुलम का सारा चीज़ एक्वायर करवाया गया है, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, सब चीज़ें, कोई भी चीज़ रिलीफ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग भी वो 6 मंथ का जो था वो इसी में सबसम्ड किया गया है। सबसम्ड मतलब उसको हटाया नहीं गया है, उसको इसी के साथ 18 महीने में ही हमको सारा चीज़ एक्वायर कराया गया है, वो भी ज़बरदस्ती सब चीज़ करवाया गया है 18 महीने में ही 24 मंथ का। तो हम लोग तो और बेहतर हैं। अब रही बात कि हमको अपने हक अधिकार कैसे लड़के लेना है, उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा बता दूं। मैं यूपी वाला जो केस का जिक्र किया उसका क्या है केस नंबर वगैरह, आप चाहें तो उसको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। उसका मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से कोई यदि देखना चाहे उस जजमेंट का विवरण तो देख सकते हैं। उसका डायरी नंबर है 11436/2015, ठीक है, 11436/2015, यह है डायरी नंबर। कोई यदि इसका सिविल अपील नंबर लिखना चाहे तो लिख सकता है 9732/2017, सिविल अपील नंबर 9732/2017। और कोई यदि इसका SLP नंबर लिखना चाहता है तो लिख सकता है 14386/2015, SLP नंबर 14386/2015। तो ये नीरज कुमार राय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के साइटेशन से आपको रिपोर्टेबल जजमेंट मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। इसमें देखिएगा सबसे नीचे में 1 महीना के अंदर NCTE को अमेंडेड नोटिफिकेशन जारी करने को ऑर्डर पास करता है हाई कोर्ट, ऐसी सुप्रीम कोर्ट। तो बात वही है कि आप भी देखिए, इसमें जो इंक्लूड होने का एक ही रास्ता है हम लोग का, जो सारा तरह से हम समझ पाएँ, क्योंकि NCTE खुद एनालाइज करके बैठी है अपेंडिक्स 9 को भी, 2010 और 2011 नोटिफिकेशन को, वो प्रभु यादव लेटर में सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें जो बचता है वो एक ही तरीका बचता है, हम लोग को एक गैजेट मतलब अमेंडमेंट नोटिफिकेशन अमेंडेड कराना ही पड़ेगा, अमेंडमेंट करवाना ही पड़ेगा 2010 या 2011 के जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है NCTE का उसमें, और उसी के थ्रू वो चाहे जैसे अमेंडमेंट हो वो वहाँ समकक्ष लिख दे या सत्र लिख दे या क्या करेगा, वो NCTE का पार्ट है, उसमें हम लोग नहीं जाना है। हम लोग को प्रेयर बस इतना करना है कि टू डू अमेंडमेंट इन द NCTE 2011 नोटिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर वाला, वो सारा लिखा जाएगा। अब आते हैं कि इसके क्या ग्राउंड रहेंगे। देखिए, हम सबको जानते हैं कि NCTE के एक्सपर्ट कमेटी के अप्रूवल पर ये डिप्लोमा करवाया गया था हमें, ये बोल के कि ये ODL DLED को मैच करता है। ये पैरा 3 में भी लिखा हुआ है रिकॉग्निशन ऑर्डर के, उसको भी लगाना ही हमको, ठीक है। और जब हम ये सक्सेसफुली इस डिप्लोमा को एक्वायर किए हैं तो NCTE क्या हमको उसके तहत जो भी उस ODL DLED के तहत जितना भी लाभ मिलना है उससे हमें क्या डिप्राइव कर सकती है, सिर्फ इस बेसिस पर कि उसको एक अमेंडमेंट करना पड़ता? ये कहीं से भी जायज़ लगता है कि आपको? आप खुद से सोचिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा उसको ना चाहते हुए भी।
एनसीटी के अमेंडमेंट ना करने से एनसीटी के 2014 का रेगुलेशन है जो अपेंडिक्स 9, उसका जो फर्स्ट क्लॉज में प्रीएम्बल लिखा हुआ है उसका वायलेशन हो रहा है। क्लियरली कोर्ट देखेगा ये चीज़, और ये हमारे मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है कि एनसीटी के कार्य विफलता के कारण हम 22 सितंबर 2017 से ही बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार का बहुत सारा उल्लंघन हो रहा है, और ये हमारे आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है कि जब हम उतना सारा चीज़ एक्वायर किए ही हैं जो 2 वर्षीय डीएलएड वाला करता है 2 वर्ष में, तो उतना सब चीज़ एक्वायर करने के बावजूद हमें 2 वर्षीय डीएलएड के जैसा सारा लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सब पॉइंट लिख करके, और देखिए जो चैलेंज करना है इसमें हम तो प्रेयर बोल ही दिए, पहला टू अमेंड या टू इश्यू अमेंडमेंट नोटिफिकेशन करके 2010 नोटिफिकेशन को चैलेंज करना है, और उसी को हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अपेंडिक्स 9 हमको लगाना है इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, और उसमें दिखाना है कि इसके प्रीएम्बल में लिखा है कि ये 1 to 8 तक का टीचर प्रिपेयर करने का कोर्स है। तो हमें किस कारणों से या किस टेक्निकल रीजन से हम नहीं फ्रेश अपॉइंटमेंट में बैठ पा रहे हैं, ये एनसीटी को पूछा जाए, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए। हमने उनके रिकॉग्निशन ऑर्डर के आधार पर कि ये ओडीएल डीएलएड का करिकुलम मैच करता है, इसका हमने कोर्स किया और ओडीएल डीएलएड को देख करके अब ओडीएल डीएलएड का ये करिकुलम लाए हैं 2014 में। उसके बाद से ये यदि अमेंडमेंट नहीं किए हैं अपने नोटिफिकेशंस में 2010 और 2011 वाला में, तो ये मेरा पार्ट नहीं था, ये इनका फेलियर है, इनका वर्क था। अब रह गई बात कि प्रभु यादव वाला लेटर, प्रभु यादव वाला जो लेटर है वो अपेंडिक्स 9 को एनालाइज किया, 2010 और 2011 को एनालाइज किया नोटिफिकेशन को, और उसने सिर्फ यही बोला है कि जो टीचर रिक्रूटमेंट के लिए रूल है वो 2010 और 11 है, और उसमें हर जगह 2 वर्षीय लिखा हुआ है, और ये कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 18 मंथ है। उसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये कोर्स फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए वैलिड है या इनवैलिड है, ये से नहीं लिखा, लिख दिया सिर्फ खाली कि आपको फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए स्ट्रिक्टली 2010 और 2011 का ही मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो नोटिफिकेशन है उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो कुल मिला के यही है कि हमारे लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, अब जो है सच्चाई वही है, हमको उसी को लनवाना है अपने लिए। और अपेंडिक्स 9 हो वो एक कोर्स का टर्म्स कंडीशन है, वो पूरा जो है रेगुलेशंस वो कोर्स के बारे में है। उस कोर्स को कर लेने के बाद आपको जॉब लेना है या नहीं लेना या कैसे लेना है, उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला वो नोटिफिकेशन जारी करवाना होगा। वो हमारे हक अधिकार का चीज़ है, उसको कोर्ट से लड़ के लेना होगा हमें। उसके थ्रू से अपेंडिक्स 9 के थ्रू से हम यहाँ पर जीत नहीं सकते हैं कोर्ट में, समझे ना। तो हमको अब एक अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। प्रभु यादव का लेटर भी जो है वो आरटी एक्ट को एनालाइज नहीं किया है। कोई लोग बोलते हैं ऐसा कि आरटी एक्ट में सर्विस में बने रहने और फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए 23(1) है जो है, और एक ही कोर्स है दोनों के लिए, तो वो आरटी एक्ट को एनालाइज नहीं किया है। तो उसके बिहाफ पर भी उसको क्वैश या फिर उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उसने सिर्फ 2010 2011 नोटिफिकेशन और अपेंडिक्स 9 को एनालाइज किया था, तो आरटी एक्ट से उसको लेना देना नहीं है उस लेटर का। और टीचर रिक्रूटमेंट के लिए लेटर लिखा गया था बिहार सरकार से, तो टीचर रिक्रूटमेंट के लिए 2010 और 2011 ही है, समझे। तो अच्छा, कोई एक और बोलते हैं कुछ लोग कि रेगुलेशंस के आधार पर वो लेटर गलत है। देखिए, रेगुलेशंस बोलता है कि रेगुलेशंस के आधार पर सिर्फ कोर्सेस चलाने के लिए रेगुलेशंस होते हैं। रेगुलेशंस एनसीटी का रेगुलेशन 9 वो जो है 2014 वाला, उसका अपेंडिक्स 9 भले बोलता है उसके प्रीएम्बल की 1 to 8 तक के लिए टीचर प्रिपेयर करने के लिए ये कोर्स है, लेकिन इस कोर्स के आधार पर या इसी सिर्फ गैजेट, ये भी एक गैजेट है, ये जो गैजेट रेगुलेशन वाला जो गैजेट है इसके आधार पर आप भर्ती में नहीं घुस सकते हैं। उसके लिए भर्ती वाला जो नोटिफिकेशन हम बार बार वैसे बोल रहे हैं, उस भर्ती इसके बिहाफ पर आप उस नोटिफिकेशन में इंक्लूड होइए, उसमें घुसिए, उसमें शामिल होइए, ऐसे किया जा सकता है। तो उस समय तक नहीं था, तो इसलिए प्रभु यादव को लिखना पड़ा कि हाँ नहीं, हमने तीनों को एनालाइज किया, लेकिन आप किसी कारणवश, लेकिन हाँ ये पॉइंट बनेगा हमारा कोर्ट में कि देखिए 2019 में ये एनालाइज किए हैं,
और फिर भी ये नहीं जारी किए हैं हमारे लिए अमेंडेड नोटिफिकेशन खुद से बाय सेल्फ। हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए हम जब मांग करेंगे तो अपने साथ एक प्रेयर ये भी लिखेंगे कि मेरे जो अमेंडेड नोटिफिकेशन का प्रेयर है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमें उसका प्रभाव दिया जाए। अब वो 22 सितंबर 2017 से ही मिलेगा, क्योंकि एनसीटीई का एक जजमेंट आया था 2020 में कि अपीयरिंग वर्ड को लेकर। अब कोई क्या है कि 2017 में टेट पास किए होंगे, सितंबर नहीं, सितंबर में एडमिशन, या हाँ ठीक है 25 सितंबर में भी यदि कहीं टेट का फॉर्म आया होगा, या 23 सितंबर को भी एडमिशन लेने के बाद, मतलब रिकॉग्निशन ऑर्डर के बाद, तो वो एलिजिबल हैं वो अपीयरिंग में। तो हमको इसका 22 सितंबर 2017 से मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये अमेंडेड नोटिफिकेशन प्रभाव में आए, ऐसा एक प्रेयर और करना है इसमें। ये एनसीटीई का फॉल्ट था कि उसने नहीं मेरे लिए अमेंडमेंट नहीं किया 2010 और 2011 का जो नोटिफिकेशंस हैं टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, ये हम लोग का कोई फॉल्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा और इनके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर अब आगे आता हूँ। देखिए, रिकॉग्निशन ऑर्डर का पैरा 3 जो कि बोलता है ये ओडीएल डीएलएड को मैच करता है, और दूसरा जयवीर सिंह जजमेंट का पैरा 15 ये भी बोलता है कि ये एट पार है रेगुलर डीएलएड के टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। तो मेरा कहना यही है, आपको लिखवाना है अपने प्रेयर में, ऐसी ड्राफ्टिंग में, कि आप पैरा 3 में भी बोल रहे हो और वहाँ एक्सपर्ट कमेटी का राय है कि ये डिप्लोमा ओडीएल डीएलएड को मैच करता है। फिर 2023 में भी आप, वो 2017 फिर 2023 में भी आप का सबमिशन है जयवीर सिंह के जजमेंट के पैरा 15 में कि ये डिप्लोमा एट पार है। तो आज तक पिछले मतलब 2017 से 2023 पिछले 6 सालों से आपने हमारे लिए स्टैच्यूटरी रूल्स में अमेंडमेंट क्यों नहीं किया? जब ये एट पार हैं, जब आप खुद बोल रहे हो उतना रखते हैं, तो स्टैच्यूटरी रूल्स में जो थोड़ा सा एक काम था अमेंडेड नोटिफिकेशन इशू करने का, वो आपने क्यों नहीं किया? वो एनसीटी को कटघरे में खड़ा करना ही हमें, और उन्हीं से ये सारा चीज़ें होना है। तो और क्या आपके इस कार्य में विफलता के कारण क्या हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं हो रहा है? तो ये सब कोर्ट जब उससे क्वेश्चन करेगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ आर्टिकल 14 वगैरह का बात आया तो कोर्ट का शक्ति असीम हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो एनसीटीई को ऑर्डर किया, उसको तहस नहस कर सकता है, वो देख चुके हैं सब 28 जून 2018 का गैजेट नोटिफिकेशन में। तो जब एनसीटीई खुद स्वीकार कर रही है, तब भी हमारा फंडामेंटल राइट्स को पाने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। ये किसका अगर फॉल्ट है? तो ये घिर जाएगा एनसीटीई अपने ही में, और हमारे लिए इशू करेगा ही, हमें जहाँ तक विश्वास है। मैं बहुत ऑडियो लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी और फैक्ट्स रखना चाह रहा था। देखिए, हमारा प्रेयर बस एक ही रहेगा, टू इशू एन अमेंडेड नोटिफिकेशन विच रिफ्लेक्ट्स अमेंडमेंट इन द क्लॉज, वो जो 2 and 3 एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जिसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला 4-5 पॉइंट रहता है 2011 वाला नोटिफिकेशन का, और ऐसे करके सो दैट, या फिर इस तरह लिख सकते हैं, इन द फेवर ऑफ एनआईओस, लास्ट का बता रहे हैं, इन द फेवर ऑफ एनआईओस डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम ब्रैकेट में 2017-19 इन द मैनर सो दैट एनआईओस डीएलएड ओडीएल comes under one of minimum qualification as laid down under RT एक्ट का 23 सबसेक्शन 1। ऐसा प्रेयर बना करके और सबको मूव कीजिए। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ, ये प्रेयर ये रहेगा, और जो मेरे जो सपोर्टिव या चैलेंज जिसको कहते हैं, जो चैलेंज करना है, उसमें चैलेंज एक चीज़ और करना है हमको, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक गैजेट आया था 2017 में, वो जो RT एक्ट अमेंडमेंट 2017 वाला जो गैजेट है उसको चैलेंज करना है, क्योंकि उसमें लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर 23(1), जो ये अमेंडमेंट किया जा रहा है 2017 में, जो RT एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, जो 2015 से लागू हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, उसमें लिखा गया है कि ये अमेंडमेंट कर रहे हैं 23(2) में मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर कराने को। कौन सा मिनिमम एक क्वालिफिकेशन? जो एज पर 23(1) है। तो
अब 23(1) बोलता है कि बाय नोटिफिकेशन, मैं पहले भी बोल चुका हूँ 23(1) का जो जाइएगा उसमें तो एक वर्ड है बाय नोटिफिकेशन। तो हमारे लिए नोटिफिकेशन कहाँ है? हमको जो कोर्स करवाया गया उसके लिए नोटिफिकेशन एक अलग से हमको चाहिए ही चाहिए। वो 18 मंथ का कोर्स है तो उसके लिए नोटिफिकेशन कहाँ है? तो इसका मतलब है कि खुद वो घेरे में आ जाएगा, खुद वही आरटी एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो आरटी एक्ट का अमेंडमेंट ही खुद अपने आप में क्वेश्चन के दायरे में आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन करने का हमको प्रेयर नहीं करना है, हमको प्रेयर करना है। ऐसे प्रेयर एक जोड़ सकते हैं अलग से प्रेयर कि फुलफिलमेंट द पर्पस ऑफ आरटी एक्ट 2017 अमेंडमेंट, ऐसा करके कि एक नोटिफिकेशन हमको अमेंडमेंट का चाहिए ही चाहिए ऑन NIOS DLED ODL के फेवर में। तो बस यही है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स चर्चा कर ही दिया है और ये सब मेरे पास जो चैलेंज करना रहेगा वो सब है। जो एनेक्चर 9 चैलेंज कर दीजिए आप, प्रभु यादव का लेटर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ये गैजेट 2017 आरटी एक्ट अमेंडमेंट वाला। लास्ट में एक और लिख दीजिएगा कि एक प्रेयर में कि नेसेसरी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन शैल रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉग्निशन ऑर्डर ऑफ दिस डिप्लोमा, वो 22 सितंबर 2017। तो इस तरह करके सारे यदि हाई कोर्ट अपने सारे राज्य अपने हाई कोर्ट में जाते हैं और उसको ट्रांसफ़र में लेके आते हैं, मुश्किल से बताएं कि 15,000 आपके यहाँ लगेगा और थोड़ा थोड़ा और सबको आज मिल के यहाँ फंडिंग करना होगा। और हमारा काम यदि इस तरह से प्रेयर के साथ जाता है कि, और मेरे पास कहने को देखिए इस पर बहुत सारा कुछ है जो माइंड में हर समय नहीं आता है एक समय पर, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है बिना अमेंडमेंट के या बिना कोई नया जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन इशू करवाए हुए NCT से हम लोग के फेवर में। तो चलिए, आप सभी को बहुत इतना पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद। इस ऑडियो को सुन करके इसके अनुसार सबको एक्ट करें। सारे राज्य कम से कम यहाँ पर अपना एक ग्रुप बनाइए अपने राज्य में, और वो अपने यहाँ का सर्विस, आप कोई बोलेगा कि मेरा राज्य अभी तक बाहर ही नहीं किया है, भाई बाहर कर देगा जब कभी ज़रूरत होगा उसको, अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं बाहर कर रहा है। तो आपको अपने सर्विस रूल में जो आपके यहाँ टीचर रिक्रूटमेंट का है उसमें आप नहीं हैं ना, तो तब भी आपका कॉज ऑफ एक्शन जनरेट होता है। आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में अपने सर्विस रूल में अपने आप को शामिल करवाने को। तो हर एक राज्य जाइए। ऐसा AOR जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं मनदीप सर, उनका कहना खुद था, हम बोले उनको कि सर झारखंड में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 में आया, हर जगह 2 वर्षीय DLED ही है जो है NCT का, सबका सभी राज्य में वही है। फिर उसके बाद हमको फॉर्म भरवाया गया, उसके बाद आया जयवीर सिंह का जजमेंट, तो अभी तक हमको निकाला नहीं है कोई डॉक्यूमेंट थी, कोई GO गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल करके। तो क्या हम जा सकते हैं हाई कोर्ट? हाँ बिल्कुल, बोले वो बिल्कुल जा सकते हैं। आपका कोर्स 18 मंथ का है, आप प्रेयर करके जाइए वहाँ कि मेरे कोर्स के लिए कहाँ है इसमें। आप जब कोर्स करवाए हैं 2017 में रिकॉग्निशन ऑर्डर दे के रहे, वो बोल रहे थे भाई कि रिकॉग्निशन ऑर्डर के बिहाफ में आप जा सकते हैं उसको लगा करके कि मेरा कहाँ है इसमें जगह, हमको कोर्स करवाया गया जो वो किस पर्पज़ से, ये देखिए। तो वो सब सारा चीज़ मैं अपने ऑडियो में बोल चुका हूँ कि क्या क्या आपको पॉइंट्स या प्रेयर या क्या क्या फैक्ट्स लेकर जाना है। आप इस ऑडियो को 2-3 बार देख के सुन के अपने यहाँ का ड्राफ्टिंग करवा करके और उसको सबको ये राज्य ट्रांसफ़र पिटीशन में लेके आइए। यहाँ छोटा सा आपका 500 का सहयोग अपने राज्य का आपको हाई कोर्ट में भी एक रिट दायर करवा करके, सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत अच्छा, और हमें पूरा विश्वास है कि इतना जो सारा मेहनत इसके पीछे है कि हम लोग इस अप्रोच से ज़रूर सफल होंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे प्रेयर, इतने सारे राज्य जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी बाध्य हो जाएगा इसको करने को अमेंडमेंट। ओके, धन्यवाद आप सभी।